हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवध कोचिंग पे। जैसा आप जानते हैं कि हम लोग आरपीएफ जो आपका रेलवे पुलिस फोर्स है उसका हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। लगभग 50 क्वेश्चन होते हैं जीके जीएस के, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो पीडीएफ सॉल्व करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल का, वो 17/1/2019 का होगा और ये थर्ड शिफ्ट का होगा। किसका? थर्ड शिफ्ट का होगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या बनता है। आज का पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा विकल्प हवा की धूल और धुरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है। ऑप्शन है टिंडल प्रभाव, गोली प्रभाव, सीबेक प्रभाव या रमन प्रभाव। ठीक है, तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो कौन सा? आपका टिंडल प्रभाव। क्या है आपका? टिंडल प्रभाव है। इसका अगर एक एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात कर लें, इसकी अगर एग्जाम्पल के लिए हम बात कर लें तो आप लोगों ने देखा होगा कि जंगलों में खासकर देखा जाए तो जंगलों में जो कुहासों के समय, ठीक है, जंगलों में कुहासों के समय जो जल की सूक्ष्म जो बूंदें हैं उनका क्या होता है, जो प्रकीर्णन होता है, उनका जो प्रकीर्णन होता है वो टिंडल प्रभाव का ही क्या है, उदाहरण है। अगर आप देखेंगे तो अगर देखा जाए कि जंगलों में कुहासों में जल की सूक्ष्म बूंदों का प्रकाश प्रकीर्णन जो है वो इसी का उदाहरण है। ठीक है ना। जैसे आपने अगर जंगल में अगर आप गए हैं, ठीक है ना, और जंगल के भीतर हैं तो आप देखेंगे कि सूर्य का प्रकाश वो सीधे आते हुए आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, आते सीधे हुए दिखाई पड़ेगा। तो वो उदाहरण किसका? टिंडल प्रभाव का है। ठीक है, टिंडल प्रभाव का है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है? ऑप्शन है सार्वजनिक लेखा समिति, सार्वजनिक उपकरण समिति, आचार समिति या अनुमानित समिति। तो जो इसमें आपका राइट आंसर है वो है कौन सा है? अनुमानित समिति कहते हैं। ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे लिखा है क्या? चालू अर्थव्यवस्था समिति किसे कहा जाता है? तो जो अनुमानित समिति है इसे कहा जाता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि संसद के माध्यम से सरकार को जो पैसा व्यय करने के लिए दिया जाता है, जो खर्च करने के लिए दिया जाता है, तो वो जो खर्च है उसका अनुमान लगाना, ठीक है, उसकी जांच पड़ताल करना जो कार्य होता है वो किसका होता है? तो वो होता है चालू अर्थव्यवस्था समिति के होते हैं। तो अगर ये अनुमान लगाती है तो इसलिए हमने क्या बोला? इसे अनुमानित समिति हमने बोला है। क्या बोला? अनुमानित समिति बोला। अनुमानित समिति क्यों कहते हैं तो ध्यान रखेंगे, इसे क्यों कहते हैं तो संसद के माध्यम से सरकार को व्यय के लिए प्राप्त धन का क्या अनुमान लगाना। ठीक है, अनुमान लगाना होता है तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? इसे अनुमानित समिति भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अनुमानित समिति भी इसे कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है कि बैडमिंटन खेल निम्नलिखित में से किस शब्द से संबंधित है? नेल्सन, डॉल्फिन किक, ड्रॉप या गुगली। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ड्रॉप। क्या है? ड्रॉप। देखिएगा इसमें जो ड्रॉप जो शब्द है ना, ड्रॉप शब्द, इसमें क्या होता है कि जब हम लोग बैडमिंटन खेलते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो आपकी वो गेंद होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि उसको जो हम लोग धीमी गति से मारते हैं और धीमी गति से मारने पर क्या होता है कि जो वो बॉल है वो नेट के पास में गिरे। कहाँ गिरे? नेट के पास में गिरे तो उसे कहते हैं क्या? ड्रॉप। उसे बोलते हैं, उसे कहते हैं ड्रॉप। तो ड्रॉप में क्या होता है? ड्रॉप में कह सकते हैं कि बॉल को अपेक्षाकृत धीमी गति से
मारा जाता है, ठीक है, मारा जाता है, जिससे वह नेट के पास में गिरे, ठीक है, नेट के पास में गिरे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ड्रॉप, ये शब्द किस में यूज होता है, ये शब्द यूज होता है आपका किस में, तो वो होगा बैडमिंटन में, ठीक है, कौन होगा, बैडमिंटन में होगा, ठीक है। बाकी गूगली आपने शब्द सुन रखा होगा कि ये तो क्रिकेट से संबंध इसका होता है, ठीक है। अगला देखिएगा कि राष्ट्रपति राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को किसकी सिफारिश पर हटा सकता है, ठीक है। यानी देखिए जो आपका क्या, आपका जो राज्य मानवाधिकार आयोग के जो सदस्य होते हैं, अगर उनको हटाना है तो फिर राष्ट्रपति किसके सिफारिश पर हटा सकता है, ठीक है, क्या अध्यक्ष, राज्यपाल, उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर है आपका कौन है, वो है कौन सा, राज्यपाल, ठीक है, क्या हो जाएगा, राज्यपाल। तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को वो हटा सकता है, ठीक है, वो इनको हटा सकता है। अब देखिए जो राज्य मानवाधिकार आयोग है ये 3 सदस्यीय, ठीक है, कितना, तो 3 सदस्यीय ये निकाय है, 3 सदस्यीय क्या है, ये क्या आपका निकाय है, 3 सदस्यीय निकाय है। इसमें आप देखेंगे तो 1 अध्यक्ष होंगे और 2 क्या होंगे, 2 सदस्य होते हैं, ठीक है, क्या होंगे, 2 सदस्य होंगे, कितने होंगे, 2 सदस्य होंगे। तो राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वही बनता है, ठीक है, अध्यक्ष वही बनता है जो उच्च न्यायालय का क्या हो, पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो, ठीक है, न्यायाधीश रह चुका हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सिजेरियन शैली, देखिएगा अगर सवाल आ जाए कि सिजेरियन शैली का संबंध किस डायनेस्टी से है, तो की वास्तुकला का परिचय दिया है चोल, चालुक्य, काकतीय या गुप्त। तो जो इसमें सही आंसर है वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो चालुक्य हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, चालुक्य हो जाएगा। यानी कि जो चालुक्य डायनेस्टी है, चालुक्य डायनेस्टी है, उसने वास्तुकला का यानी आर्किटेक्ट का एक शैली इन्होंने विकसित किया, उस शैली को बोला गया था क्या, सिजेरियन शैली, क्या बोला, सिजेरियन शैली बोला गया, ठीक है। अब देखिएगा जो चालुक्य वंश है, तो चालुक्य वंश के कह सकते हैं कि इसके जो संस्थापक की बात करते हैं, ठीक है, संस्थापक, तो संस्थापक में कौन आ जाएंगे, तो संस्थापक में है आपके पुलिकेशन, कौन जाएंगे, पुलिकेशन फर्स्ट, पुलिकेशन फर्स्ट, पुलिकेशन फर्स्ट। तो पुलिकेशन फर्स्ट जो हो जाएंगे इनके, वो आपको ध्यान रखिएगा, संस्थापक हो जाएंगे, ठीक है, पुलिकेशन फर्स्ट क्या हो जाएंगे, संस्थापक हो जाएंगे। अब वैसे ये जो चालुक्य है ना, जो खासकर, तो इनको आपको ध्यान रखना है, चालुक्य से संबंधित ये शैली। अब देखिए कुछ ऊपर देखेंगे, अब देखो ये काकतीय वंश दिया हुआ है, इससे सवाल पूछा गया है, काकतीय वंश। तो जो काकतीय वंशों की कह सकते हैं कि जो राजधानी है ना, इनकी जो राजधानी है, वो राजधानी है वारंगल, कहाँ पे है, वारंगल में है, ठीक है, कहाँ है, वारंगल, वारंगल में क्या इनकी राजधानी है, ठीक है। काकतीय वंश जो है, जो काकतीय वंश है, बता सकते हैं कि काकतीय जो वंश है, इन्होंने क्या किया था, एक मंदिर बनाया था कर्नाटक में वाले क्षेत्र में, जो हम लोग बोलते हैं कौन सा, तो हम लोग बोलते हैं रामप्पा मंदिर, कौन सा है, रामप्पा मंदिर, जो यूनेस्को की सूची में भी क्या है, शामिल किया गया, ठीक है, यूनेस्को की सूची में भी शामिल किया गया है, ठीक है। तो काकतीय वंश ध्यान रखिए, इन्होंने क्या बनाया, रामप्पा मंदिर, रामप्पा मंदिर, ठीक है, रामप्पा मंदिर। उसके अलावा देखेंगे रुद्रमा देवी, एक क्या शासिका हैं, वो इसी वंश से, ध्यान रखते हैं इसी वंश की है, ठीक है, काकतीय वंश की है, कौन, रुद्रमा देवी, ठीक है। बाकी चोल की बात करें तो चोल जो डायनेस्टी है, इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं, इसके जो संस्थापक माने जाते हैं वो है विजयालय, कौन है, तो वो है विजयालय, कौन है, तो वो है विजयालय, कौन है, विजयालय। और ये ध्यान रखना, चोल वंशों की जो राजधानी है, इनकी राजधानी क्या रही है, तो तंजावुर रही है, तमिलनाडु में पड़ता है, क्या है, तो तंजावुर, कौन है, तंजावुर, ठीक है, जो कहाँ पे है,
तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में, तंजावुर। ठीक है, तो चोल वंश आप देखेंगे कि चोल वंशों की जो नेवी थी वो सबसे अच्छी थी, यानी कि प्राचीन काल में देखा जाए तो चोल वंशों की नेवी सबसे अच्छी थी, मतलब सबसे शक्तिशाली थी। ठीक है, ताकि उन्होंने श्रीलंका तक विजय कर लिया था। ठीक है, चोल वंशों के राजाओं को देखेंगे, राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, ये सब इसी के क्या है? शासक हैं, इसी वंश के। अगला देखिएगा कि परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या डॉट डॉट की कुल संख्या होती है, फोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या प्लाज्मा। अब देखो ये बोला है ना कि यहाँ पे परमाणु संख्या की कुल संख्या होती है, तो परमाणु संख्या होती है वो मतलब किसके कह सकता है? इक्वल होती है या बराबर होती है, तो उसमें क्या आपका है? प्रोटॉन। ठीक है, कौन है? प्रोटॉन। ठीक है, कौन सा है? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की अगर बात करते हैं, खोज की बात करते हैं कि खोज किसने किया है, खोज, तो हो जाएंगे गोल्ड स्टेन। कौन हो जाएंगे? तो गोल्ड स्टेन, गोल्ड स्टेन। कौन हो जाएंगे? तो गोल्ड स्टेन हो जाएंगे। ये आपको क्या रखना है? ठीक है, ये आपको ध्यान है, गोल्ड स्टेन। अच्छा, आप देखिएगा एक चीज़ आप समझिएगा कि कोई भी अगर क्या है, अगर ये आपका क्या है, एक परमाणु एक केंद्र मान लिया जाए, एक क्या मान लिया जाए? परमाणु केंद्र मान लिया जाए, तो इसके अंदर आपके क्या होता है? न्यूट्रॉन और क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो प्रोटॉन पे जो होता है वो प्लस का चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं होता है, वो उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। लेकिन इसके बाहर वाले केंद्र में, इसके बाहर वाले केंद्र में क्या होते हैं? तो इसके बाहर वाले केंद्र में आपके होते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉनों पे क्या होते हैं? चार्ज माइनस का होता है। इलेक्ट्रॉनों पे चार्ज कैसा होगा? तो वो होगा माइनस का होगा। ठीक है, तो अब देखिएगा इसमें क्या होता है कि जितनी संख्या आपकी क्या होगी? आपकी होगी किसकी? प्रोटॉनों की, वही संख्या कहलाती है परमाणु संख्या। ठीक है, तो प्रोटॉनों की संख्या जितनी होती है वही आपकी क्या होती है? वही आपकी संख्या होती है किसकी? प्रोटॉन की संख्या आती है। अच्छा, जैसे सपोज करिए कि मान लो हमने कि कोई एक हमने क्या ले लिया, या आप हमने मान लिया कि कोई ये चीज़ ले ली, मतलब सोडियम ही ले लिया। क्या ले लिया? सोडियम ले लिया। ठीक है, सोडियम ले लिया। तो सोडियम में आपने देखा होगा कि जो ऊपर नंबर लिखा होता है ये आपकी क्या आती है? ये आपके देखेंगे तो ये द्रव्यमान संख्या या कि आपकी भार संख्या होती है। ठीक है, द्रव्यमान संख्या और भार संख्या होती है। जो नीचे के साइड में होता है वो परमाणु संख्या होती है या परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखिएगा। चलिए, तो आप क्या करेंगे? जो परमाणु भार में से या परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु अगर आप संख्या निकालेंगे तो वो आपका बीच की संख्या बची कौन सी? वो न्यूट्रॉनों की संख्या बचती है। ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाती है। अब देखिए, जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जा सकता है तो उसे डैश कहा जा सकता है, उपजाऊ, भंगुर, वृद्धि या समानांतर। तो जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जा सकता है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे कहते हैं वृद्धि कहते हैं। क्या बोलेंगे? उसे कहेंगे वृद्धि कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्या बोलेंगे? वृद्धि कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन के दूसरे गतिशील नियम के अनुसार किसकी वस्तु पर कार्य करने वाला बल उत्पाद डैश डैश और डैश डैश से हटा दिया जाता है? सामग्री विस्थापन, गति त्वरण, सामग्री त्वरण या सामग्री गति। तो देखिए, जब न्यूटन का जो सेकंड लॉ है गति का के अनुसार किसी भी वस्तु पर कार्य करने वाला जो बल है, जो बल उत्पाद है, वो क्या होगा यहाँ पे? तो सामग्री क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ क्या होगा? सामग्री। ठीक है, हो जाएगा, गुजर जाएगा क्या आपका? त्वरण हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? त्वरण। तो ये सही आंसर क्या है? सामग्री और त्वरणों को हटा देगा। अगला है आपका, सुगंध देने वाले फूल मुख्य रूप से डैश डैश में पाए जाते हैं? गन्ना, गेहूं, केसर या चावल। तो ये लिखा है फूल की बात कर रहा है, तो फूल आप देखेंगे तो कौन होगा यहाँ पर? तो केसर ही हो जाएगा। कौन हो जाएगा? केसर हो जाएगा। तो अब देखो जो केसर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो केसर की बात करते हैं तो केसर पौधे के किससे? तो वर्तिकाग्र या स्टिग्मा से प्राप्त होता है। स्टिग्मा से क्या होता है?
प्राप्त होता है, ठीक है। स्टिग्मा से क्या होगा, प्राप्त होगा। और केसर के लिए कैसी मिट्टी, तो करेवा मिट्टी उपयुक्त होती है। कैसी मिट्टी, करेवा मिट्टी उपयुक्त होती है। और केसर की ध्यान रखेंगे, जो खेती की बात करते हैं, खेती, इसकी खेती बड़ी इम्पॉर्टेंट रूप से कहाँ होती है, तो कश्मीर घाटी में होती है। कहाँ होती है, तो ये होती है कश्मीर घाटी में इसकी क्या होती है, खेती होती है। कहाँ पे होती है, कश्मीर घाटी में हेतु होती है, ठीक है। और इसका जो वनस्पति नाम है वो है क्रोकस सेटाइवस, ठीक है। तो इसका जो वनस्पतिक नाम है, वनस्पतिक जो नाम है वो है आपका कौन सा, तो क्रोकस सेटाइवस, ये इसका क्या है, वनस्पतिक नाम हो जाता है, ठीक है। और केसरिया रंग की बात करेंगे तो केसरिया रंग भी इसी से प्राप्त होता है। कैसी, तो नेचुरल यानी प्राकृतिक होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। अच्छा यहाँ पे देखिएगा कुछ और अगर शब्दों को देखा जाए तो यहाँ पे देखिए कि जो ये गेहूं की बात करेंगे और चावल की बात करेंगे, तो चावल इधर ध्यान रखेंगे कि जो चावल है ना, कि जो चावल है ये क्या है, सबसे बड़ा खाद्य, ठीक है, अन्न है। यानी कि अगर देखा जाए कि सबसे बड़ा खाद्य अन्न कौन सा है या खाद्य पदार्थ कौन सा, वो है चावल। यानी कि खाद्यान्नों में सबसे बड़ा किसका प्रोडक्शन होता है और इसका उपयोग होता है, चावल का। सेकंड कौन सा है, गेहूं का होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस राज्य में जवादी, हाँ जवाड़ी मतलब जवादी सेवरायन की पहाड़ियाँ स्थित हैं। यानी कि जवादी और सेवराय की पहाड़ियाँ, जैसा आपने पिछले क्लासों में आपने पढ़ चुके हैं थ्योरी क्लास में कि जवादी, सेवराय, पंचमलाई, सिरूमलाई, ये सारी पहाड़ियाँ कहाँ हैं, ये सारी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में हैं। तो इनमें देखेंगे तो ऑप्शन में सही क्या है आपका, तमिलनाडु हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, तमिलनाडु में। अच्छा देखेंगे तमिलनाडु में कौन कौन सी पहाड़ियों पर बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, तो आपने देखिए यहाँ पे पहाड़ियों की बात करते हैं तो यहाँ पे कई सारी पहाड़ियाँ मिल जाएंगी। जैसे कि एक कौन सा है, जवादी, आपने देखा जवादी है, सेवराय है, इसके अलावा पंच मलाई है, इसके अलावा सिरू मलाई है, सिरू मलाई है पहाड़ी, इसके अलावा पालनी पहाड़ी है, पालनी पहाड़ी है, ठीक है। तो ये सारी पहाड़ियाँ सारी कहाँ हैं, ये तमिलनाडु में, ठीक है। अगर आंध्र प्रदेश में कुछ पहाड़ियाँ देखेंगे तो आंध्र प्रदेश देखिएगा आपको मिल जैसे वेली कोंडा, वेली कोंडा, इसके अलावा देखेंगे यहाँ पे नल्ला मलाई, ठीक है, नल्ला मलाई। फिर यहाँ पे पालकोंडा, पालकोंडा, ठीक है, पालकोंडा हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कई सारी और पहाड़ियाँ भी हैं, इसको ध्यान रखिए, ठीक है। कर्नाटक में पहाड़ियों की बात करें तो कर्नाटक में देखो पहाड़ी आपको मिली कौन सी, मुल्यानगिरी, मुल्यानगिरी। इसके अलावा बाबा बूदन की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, बाबा बूदन, बाबा बूदन की पहाड़ी है। और बाबा बूदन की जो पहाड़ी है ये बड़ी फेमस है लौह अयस्क और कॉफ़ी उत्पादन के लिए, ठीक है, बाबा बूदन के। बाकी कुद्रेमुख भी देखेंगे, कुद्रेमुख, कुद्रेमुख ये भी यहीं पे है, ठीक, कर्नाटक में, ठीक है। तो इन सबको आपको ध्यान रखना, ये पहाड़ियाँ कहाँ कहाँ पे आपको मिलेंगी। उसके अलावा देखिएगा ध्वनि की गुणवत्ता इसके द्वारा निर्धारित की जाती है, लहर की लंबाई, वेव अवधि, फ्रीक्वेंसी, आयाम। तो सही आंसर क्या है इसका, सही आंसर आपका है फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति, ठीक है। क्या हो जाएगा, आवृत्ति, ठीक है, ध्यान रखेंगे आवृत्ति। तो यानी कि ध्वनि की जो गुणवत्ता है, ठीक है, जो गुणवत्ता है वो उसकी आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी के द्वारा निर्धारित की जाती है ध्वनि की गुणवत्ता, ठीक है। आगे देखिएगा लिखा हुआ है कि पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, शशांक, दंतिदुर्ग, सिमुक या गोपाल, ठीक है, गोपाल। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा गोपाल, ठीक है, गोपाल। तो पाल वंश का जो संस्थापक है वो कौन है, गोपाल है। अच्छा यहीं पे ध्यान रखिएगा कि जो ये पाल वंश है, ठीक है, ये जो पाल साम्राज्य है
इनकी अगर राजधानी की बात करते हैं तो राजधानी जो है वो पूर्वी बिहार था, यानी मुंगेर था। ठीक है, कौन है? तो मुंगेर। ठीक है, कौन सा है? मुंगेर। तो ये बिहार वाला क्षेत्र है, खासकर पूर्वी बिहार। ठीक है, ये है। अच्छा, इनके एक शासक होते हैं जिनका नाम होता है धर्मपाल। नाम क्या है? एक शासक हैं इसी डायनेस्टी के, धर्मपाल। ठीक है, तो धर्मपाल ने कहाँ पर? तो बिहार के भागलपुर में। कहाँ पर? तो बिहार के भागलपुर में। ठीक है, कौन सा? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया था। कौन सा बनाया था? तो यहाँ पे देखेंगे तो आप विक्रमशिला विश्वविद्यालय क्या कराया? निर्माण था। ठीक है, वैसे भागलपुर को आप लोग सिल्क सिटी कहते हैं, मतलब बिहार में क्या बोलेंगे? सिल्क सिटी कहते हैं, बिहार में इसे सिल्क सिटी कहते हैं। ठीक है, तो अगर आ जाए कि पालवंश के ही क्या है आपके एक शासक हैं धर्मपाल, जिन्होंने बिहार के भागलपुर में क्या बनवाया? विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया। ठीक है, जबकि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त कराते हैं। कौन कराते हैं? कुमारगुप्त कराते हैं, जो कि वो भी बिहार में ही है। ठीक है, वो भी बिहार में है। तो अगर नालंदा की अगर बात करें, नालंदा विश्वविद्यालय की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो ये कहाँ पे? ये इसके संस्थापक कौन है? तो ये हैं कुमारगुप्त। कौन है? तो वो हैं कुमारगुप्त। ठीक है, कौन है? कुमारगुप्त। ठीक है, बाकी अगर आप देखेंगे तक्षशिला की बात करेंगे तो तक्षशिला विश्वविद्यालय तो कहाँ पे? पाकिस्तान में है, जो सिंधु और कौन? तो खासकर झेलम नदी के बीच में है। ठीक है ना। अगर इसकी अगर बात करें तक्षशिला की, तक्षशिला की बात करते हैं तो तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है ये कहाँ पे है? तो ये पाकिस्तान में है। और ये ध्यान रखेंगे, ये पूछा गया है कि किन दो नदियों के बीच में है ये, तो ये हो जाएगा सिंधु नदी और झेलम के बीच में। ठीक है, सिंधु और झेलम के बीच में, आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ट्रॉफी के संदर्भ में MVP, ठीक है, क्या आपका MVP शब्द का पूरा मतलब क्या होता है? ठीक है, तो ये तो लग रहा है कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। ठीक है, क्या वो मोस्ट वैल्यूएबल क्या होगा? प्लेयर। तो यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी, यही होगा ना, यही हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी। ठीक है, यानी कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। ठीक है, मोस्ट वैल्यूएबल क्या होगा? प्लेयर। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर देखिएगा मिलिंद पन्हो पाठ किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से, ईसाई धर्म से, जैन धर्म से, यहूदी धर्म से। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका जो सही आंसर है ना वो कौन सा हो जाएगा? बौद्ध धर्म। कौन सा हो जाएगा? बौद्ध धर्म। क्योंकि आप देखेंगे जो मिलिंद, ठीक है, ये क्या है? एक भारत में यूनानी क्या है? शासक हैं। और जो नागसेन है बौद्ध धर्म के क्या है? भिक्षु हैं। तो इन दोनों के बीच में जो क्या संवाद है, जो वार्ता है, उसको ही इसमें लिखा गया है। ठीक है, तो मिलिंद पन्नों में ध्यान रखिएगा कि मिलिंद पन्नों में क्या है कि बौद्ध भिक्षु नागसेन व भारत में यूनानी शासक मिलिंद के बीच क्या है?
संवाद है, ठीक है। इनके बीच में क्या है, संवाद है, ठीक है। यूनानी शासक जो मिलियन थे इनके बीच में क्या है, संवाद है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं, ठीक है। सवाल होगा कि भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं, भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं, तो ये ध्यान रखिए, ये नागा अर्जुन को कहते हैं। किसे कहते हैं, नागा अर्जुन को कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इन्हें माध्यमिक सूत्र का क्या दिया था, सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा कौन सा, तो ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अगला है, इनमें से किसे भारत के नए समुद्री मिले, इनमें से किसे भारत के नए समुद्री, ठीक है। अब यहाँ होगा इनमें से किसे भारत के नए समुद्री, ठीक है, मार्ग खोजे, ये अगर आता है, ठीक है, ये यहाँ पे होना चाहिए। तो इस ऑप्शन देखिएगा, जेम्स कुक, क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डिगामा, अमेरिगो वेशुपुशी, ठीक है। तो इसमें देखो सही आंसर जो हो जाएगा, क्योंकि भारत के संदर्भ में पूछा है, भारत के संदर्भ में पूछा है, तो वो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, वास्को डिगामा, ठीक है। कौन है, वास्को डिगामा। आगे देखिएगा, अगला सवाल है कि हैंडबॉल खेल के खेल क्षेत्र को कहा जाता है, ठीक है। यानी कि हैंडबॉल जो खेला जाता है, मतलब जिस एरिया पे खेला जाता है, जो आपका जो फील्ड है जो खेला जाता है, उसको क्या कहते हैं, ठीक है। क्या कोर्स कहते हैं, क्या ट्रैक कहते हैं, क्या कोर्ट कहते हैं, ठीक है, या फिर हीरा कहते हैं, ठीक है। ये भी सवाल आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो उस वाले एरिया को हम लोग क्या कहेंगे, तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कोर्ट। क्या सही होगा, तो कोर्ट होगा, ठीक है। कौन सा होगा, ये सही आंसर क्या होगा, कोर्ट होगा, ठीक है। सही आंसर क्या होगा, कोर्ट होगा। अब देखिए ये कोर्ट जो होगा, ये इसकी लंबाई चौड़ाई जो होती है वो 40 मीटर की होती है, नहीं, इसका होता है 40 मीटर का होगा, लंबा हुआ, और 40 मीटर चौड़ा होता है। तो ये क्या होगा आपका, जो 40 मीटर लंबा व 40 मीटर क्या होगा, चौड़ा होता है, ये चौड़ा होता है। तो आपको ध्यान रखिए, जो ट्रैक है ये हम लोग यूज करते हैं किसमें, एथलीट्स, जो आपके क्या होते हैं, एथलीट होते हैं, एथलीट, तो उनके लिए यूज होता है क्या, तो ट्रैक होता है, उनके लिए क्या होता है, ट्रैक होता है। जैसे अब देखेंगे जो आपकी बॉक्सिंग है, बॉक्सिंग जो है, इसके लिए क्या होता है, इसके लिए यूज होता है रिंग। क्या होता है, रिंग, यानी कि जो मुक्केबाजी यानी बॉक्सिंग जहाँ खेला जाता है उस वाले फील्ड को, ये जगह को क्या कहते हैं, रिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, रिंग कहते हैं। तो वैसे देखेंगे आप, तो यहाँ पे जो ट्रैक है वो एथलीट्स के लिए होता है, ठीक है। जो घुड़सवारी होती है उसको एरीना बोलते हैं, ठीक है, एरीना घुड़सवारियों के लिए जहाँ होती है। अगर लिखा है कि पशुपति किस काल में मनाया जाता है, ठीक है, मैंने जो पशुपति नामक एक क्या है मूर्ति मिली है, वो किस काल की है, ठीक है। क्या मौर्य काल की है, क्या गुप्त काल की है, वैदिक काल की है, या हड़प्पा संस्कृति की है। तो हम सभी को पता है वो क्या है, हड़प्पा संस्कृति की है। क्या कहेंगे, हड़प्पा संस्कृति की है। तो आपने देखा कि हड़प्पा जो आपका सभ्यता है, यानी आपने पढ़ा कि हड़प्पा की खोज की बात करें तो हड़प्पा की खोज जो होती है वो कब होती है, 1921 में दयाराम साहनी द्वारा, दयाराम साहनी द्वारा होती है, ठीक है। किसकी, हड़प्पा की खोज होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, पशुपति नामक एक क्या मूर्ति का संबंध किससे, हड़प्पा संस्कृति से, ठीक है, हड़प्पा संस्कृति से है। अगला है कि निम्न में से कौन सी एक संक्रामक बीमारी है, गठिया, हीमोफीलिया, टाइफाइड, कैंसर, ठीक है। तो इसमें सही आंसर क्या आपका, टाइफाइड, ठीक है। तो टाइफाइड जो है ना, एक ये कह सकते हैं कि जो टाइफाइड है ये एक आपका जीवाणु जनित रोग है, ठीक है ना। टाइफाइड जो है ये आपका क्या है, एक जीवाणु जनित क्या है, रोग है, जीवाणु जनित रोग है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन तारा आपके सबसे करीब है, आपके सबसे करीब है, अपस्ति, व्याध, स्वाति, प्राक्जिमा सेंचुरी, ठीक है, प्राक्जिमा सेंचुरी।
तो ये देखिए, ये जो प्राइजमा सेंचुरी है ना, ये कह सकते हैं सूर्य के बाद, ठीक है, सूर्य के बाद जो सबसे नज़दीक का तारा है वो कौन सा, प्राइजमा सेंचुरी है, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा। ये जो तारा है ये सूर्य के बाद सबसे नज़दीक है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। एक आपने पढ़ा होगा, ध्रुव तारा पढ़ा होगा, थोड़ा ध्यान रखेंगे, इस बात कर लेते हैं। अगर आ जाए कि ध्रुव तारा क्या होता है, ध्रुव तारा क्या होता है, ध्रुव तारा, जो ध्रुव तारा होता है ये सदैव, ध्रुव तारा जो होता है ना ये सदैव कहाँ पाया जाएगा, उत्तरी ध्रुव पर स्थित होता है, उत्तरी ध्रुव पर क्या होता है, स्थित होता है। यानी कि आप देखो प्राचीन समय में जो हम लोग रात के समय में दिशा को ज्ञात करते थे वो ध्रुव तारा को ही देख के ज्ञात करते थे। क्यों, क्योंकि ये हमेशा कहाँ रहेगा, ये हमेशा नॉर्थ की तरफ रहेगा, हमेशा कहाँ रहेगा, नॉर्थ की तरफ रहेगा। और जब ये नॉर्थ की तरफ रहेगा तो इसके पीछे कौन सा हो जाएगा, आपका दक्षिण हो जाएगा, है नहीं। तो ध्रुव तारा ध्यान रखना कि ध्रुव तारा की बात करें तो इसे क्या कहते हैं कि रात में दिशा ज्ञात की जाती है, ठीक है। तो रात में दिशा भी ज्ञात की जा सकती है ये ध्रुव तारे से। ये हमेशा कहाँ रहेगा, हमेशा उत्तरी ध्रुव पे, यानी कि नॉर्थ पोल पे हमेशा रहेगा, ये तारा हमेशा नॉर्थ पोल पर रहेगा, ठीक है। एक आपने न्यूट्रॉन तारा सुना होगा, कौन सा, तो न्यूट्रॉन तारा, ठीक है। तो न्यूट्रॉन तारा देखिएगा, न्यूट्रॉन तारा जो होता है इसकी गति जो होती है ना, गति जो होती है ये बहुत तेज होती है, बहुत तेज। तो न्यूट्रॉन तारे की जो गति होती है वो बहुत तेज होती है, ठीक है, इसलिए हम लोग पल्सर तारा भी कहते हैं, ठीक है, पल्सर तारा भी कहते हैं। तो ये है ना प्राइजमा सेंचुरी जो है ये हो जाएगा सही आंसर। अगला है सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को डैट कहा जाता है। संसाधन की खपत, सार्वजनिक स्रोतों की त्रासदी, या खराब स्रोत, या सार्वजनिक स्रोत का दुरुपयोग, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि सार्वजनिक जो संपत्ति के जो स्रोत हैं उनका अगर अति प्रयोग किया जाएगा तो वो क्या कहा जाएगा, ठीक है, वो क्या कहा जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो क्या, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, यानी कि क्या होगा, सार्वजनिक स्रोतों की त्रासदी मतलब कह सकते हैं संकट, क्या होगा संकट होगा, ठीक है। तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। जो नुकसान अधिनियम आया था ना वो आपका 1984 में आया था, यानी कि सार्वजनिक स्रोतों की त्रासदी के लिए जो नुकसान अधिनियम आया वो कब आया, 1984 आया। यानी ये भी कह सकते हैं कि जो आपकी सार्वजनिक संपत्ति हैं उनके संरक्षण के लिए जो आपका अधिनियम आया था वो 1984 में आया था, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये अगर आ जाए, यहाँ पे नोट में लिख सकते हैं कि सार्वजनिक संपत्ति संरक्षण जो अधिनियम लाया गया वो लाया गया कब, 1984 में। कब लाया गया, 1984 में लाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजन कौन होता है। यानी कि अगर मान लो कि क्या आपका ज्वाइंट सेशन चल रहा है संसद का और उसमें कौन नहीं है, तो लोग मतलब अध्यक्ष नहीं है, अध्यक्ष के रूप में, ठीक है, अनुपस्थित रहते हुए, अगर अध्यक्ष अनुपस्थित रहता है तो उस सत्र का संयोजन कौन करेगा, लोकसभा का उपाध्यक्ष, राज्यसभा का उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, या मौसमी अध्यक्ष, या फिर मौसमी अध्यक्ष। तो देखो अगर जो किसी भी स्थिति में अगर जो अध्यक्ष नहीं है तो फिर दूसरा प्रेफरेंस देंगे, वो किसको देंगे, लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होगा उसे देंगे, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि जो संयुक्त संसद आपकी जो बैठक होती है, ठीक है ना, उसमें अगर बैठक कोई अगर देखिए संयुक्त वाला है, ठीक है, या फिर नॉर्मल लोकसभा में केवल है, तो अगर अध्यक्ष नहीं है तो फिर उसे लोकसभा उपाध्यक्ष संचालन कर सकता है, ठीक है। तो आप देखेंगे जो संसद की बात करते हैं, संसद, तो संसद
का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, ठीक है, तो हो जाएगा अनुच्छेद इसके लिए हो जाएगा 79, ठीक है, 79 यानी कि 79, कौन सा हो जाएगा, 79 हो जाएगा, ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष के बारे में आप जानते हैं कि लोकसभा जो अध्यक्ष जो होगा वो एक अपना वोट रखता है और बराबरी की स्थिति में वो क्या करता है, वोट देता है, जब बराबर की स्थिति होता है तो होती है, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि 18वां जो लोकसभा जो चुनाव हुआ है उसके भी लोकसभा के अध्यक्ष का कोई क्या नहीं हुआ, डिसाइड नहीं हुआ कि किसे बनाया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? दीपा कर्माकर, मरियप्पन थंगावेलु, हिमा दास, मैरी कॉम, ठीक है। ये देखो लिखा है पैरालंपिक, ठीक है, पैरालंपिक। पैरालंपिक मतलब जो इसमें दिव्यांग खिलाड़ी भाग लेते हैं, जिसमें क्या लेते हैं, जिसमें दिव्यांग खिलाड़ी भाग लेते हैं, उनकी ये बात करें तो ये इसमें कौन है जो जिन्होंने जीता है, वो है कौन, तो ध्यान रखिएगा मरियप्पन थंगावेलु, ठीक है। मरियप्पन जो थंगावेलु हैं ये पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि 2016 ओलंपिक में, ठीक है, 2016 ओलंपिक में इन्होंने क्या जीता, इन्होंने जीता स्वर्ण पदक, क्या जीता, स्वर्ण पदक जीता इन्होंने, ठीक है। इनका संबंध क्या है, ऊंची कूद से, ये क्या है, तो इनका संबंध क्या है, ऊंची कूद से, ठीक है, ऊंची कूद से ये खिलाड़ी क्या रखते हैं, संबंध ये रखते हैं, ठीक है, ऊंची कूद से। अब देखो कुछ और भी यहाँ पे खिलाड़ी हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, इनको ध्यान रखना चाहिए। अब देखो जो मैरी कॉम है, ये कौन है, मैरी कॉम, तो ये क्या है, महिला बॉक्सिंग यानी मुक्केबाज है, बॉक्सिंग संबंध रखती है कौन, मैरी कॉम, कौन है, मैरी कॉम, ठीक है। तो जो मैरी कॉम है ये कहाँ की हैं, तो ये बताएंगे, ये हमारा जो राज्य है वो कौन सा है, मणिपुर, कौन सा है, मणिपुर की हैं। अब जो हिमा दास हैं ये क्या है, धावक हैं, ये क्या है, धावक हैं, और ये कहाँ के संबंध रखती हैं, असम की रखती हैं, कहाँ की हैं, हिमा दास असम की रहती हैं। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ढिंग एक्सप्रेस कहते हैं, क्या बोलते हैं, ढिंग एक्सप्रेस बोलते हैं, ढिंग एक्सप्रेस, ठीक है, क्योंकि ढिंग की रहने वाली हैं, ठीक है, ढिंग की ये रहने वाली हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। अगला आपका सवाल है कि कोशिका के विभाजन में जन कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को डैश डैश में विभाजित किया जाता है, एक असमान, दो असमान, दो समान या फिर समान, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपके लिए, तो देखिए इसमें जो सही आंसर आपके लिए हो जाएगा वो हो जाएगा दो समान, ठीक है, क्या होगा, दो समान भागों में विभाजित होता है, ठीक है, दो समान भागों में क्या होगा, विभाजित होना चाहिए, ठीक है। तो 23 का सही आंसर क्या आपका है, तो आपका तीसरा नंबर का है दो समान। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला है नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, रामस्वरूप, नंद, सारंगदेव या भरत मुनि। तो सही आंसर क्या है, इसे भरत मुनि है, क्या है, भरत मुनि, इसका सही आंसर हो जाएगा नाट्य शास्त्र, ठीक है। तो आप देखोगे तो नाट्य शास्त्र में देखा, इसमें आपने पढ़ा होगा कि इसमें भरत मुनि ने रसों की जो संख्या मानी है वो कितनी मानी है, तो मानी है 8, इसी में क्या मानी है, तो 8 मिली, कितनी मानी है, तो 8 मानी गई है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि उत्तर भारत में जो शास्त्रीय जो संगीत है उसका इसे बाइबल भी कहते हैं, ठीक है, किसे, नाट्य शास्त्र को कहते हैं, ठीक है। चलो इस ध्यान रखिएगा। अगला देखिएगा, अंतर राज्य परिषद किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत, अल्पसंख्यक मंत्रालय के अंतर्गत या कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत। तो राज्य जो आपका अंतर्राज्यीय परिषद है ये किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो देखिए इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो कौन सा होगा, गृह मंत्रालय, ठीक है, कौन सा होगा, गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री। अब देखो जो अंतर्राज्यीय परिषद है, अंतर्राज्यीय जो परिषद है इसका अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, अगर ये पूछा जाए कि ये किस अनुच्छेद में है, ठीक है, किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद के लिए सही क्या हो जाएगा आपका, तो 263, कौन सा हो जाएगा, 263। और इसकी अगर स्थापना की बात किया जाए, स्थापना कब होता है, तो बताएंगे 1990, कब हो जाएगा,
1990 हो जाएगा, ठीक है, 1990। ध्यान रखिए, गृह मंत्रालय के अधीन कहाँ करता कार्य करता कौन, तो अंतर राज्य परिषद, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि थाल घाट मुंबई और डैश को जोड़ता है, नासिक, पुणे, सूरत या गोवा, ठीक है। तो सही आंसर क्या है इसमें, तो हो जाएगा नासिक। तो जो थालघाट दर्रा है, यानी आप देखो पश्चिमी घाट में कुछ दर्रे हैं, जैसे थाल घाट है, भोर घाट है, पाल घाट है, तो ये दर्रे एक दूसरे शहर को जोड़ते हैं। जो थाल घाट है वो मुंबई और नासिक को जोड़ता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगर हम ये देख लेते हैं, देखिए अगर सवाल आपके सामने कुछ ऐसा हो कि आपका कौन सा हो गया, देखिए थाल घाट क्या हो गया, दर्रा हो गया, ठीक है। तो जो थालघाट दर्रा है तो ये किन दो के बीच में है, ठीक है, किन के बीच में, तो जो थालघाट दर्रा है ये जोड़ता है, अगर इसमें अगर ऑप्शन अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे थालघाट दर्रा मुंबई और नासिक को किसको जोड़ रहा है ये, तो मुंबई व नासिक के बीच में है, ठीक है, क्या है, नासिक के बीच में है, ठीक। इसके अलावा देखिएगा, अगर ये तो पहला दर्रा हो गया, दूसरा एक आपको मिल जाएगा जिसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे भोर घाट, ठीक है, भोर घाट। तो अगर भोर घाट दर्रे की बात करते हैं कि भोर घाट दर्रा बता दो भाई किन दो शहरों को आपस में ये क्या करेगा, जोड़ेगा यानी कनेक्ट करेगा, जोड़ेगा यानी कनेक्ट करेगा, तो ये हो जाएगा, तो कहेंगे दो, वो कौन से दो हैं, तो एक हो जाएगा मुंबई, क्या हो जाएगा, मुंबई, और दूसरा हो जाएगा पुणे, दूसरा कौन सा हो जाएगा, पुणे हो जाएगा, ठीक है, दूसरा कौन सा होगा, पुणे हो जाएगा। इसके अलावा देखिए जो थर्ड नंबर की हम लोग बात करते हैं तो वो कौन सा आएगा, पाल घाट दर्रे की बात करते हैं, ठीक है, पाल घाट दर्रे की बात करेंगे तो पाल घाट दर्रा ये दो को कनेक्ट करेगा। उनमें कौन कौन सा शामिल होगा, तो देखिए इसमें शामिल होगा आपका एक पल कक्कड़ जिला है जो कि कहाँ का है, केरल का है, कहाँ का, केरल। और दूसरा कौन सा जिला है, तो कोयम्बटूर, ठीक है, कोयम्बटूर जिला जो कि कहाँ पे है, तमिलनाडु में। तो इनको आपस में जोड़ेगा, क्या करेगा, इनको आपस में जोड़ेगा। फिर इसके बाद में आप देखेंगे तो एक आपको मिल जाएगा, इसे बोलते हैं सेनकोट्टा, ठीक है, चौथे नंबर पे यहाँ लिख देते हैं, उसका नाम क्या है, सेनकोट्टा दर्रा, ठीक है। तो जो ये सेनकोट्टा दर्रा है ये किसको आपस में जोड़ेगा, तो ये जोड़ता है, एक तरफ होगा तिरुवनंतपुरम, दूसरी तरफ मदुरई होगा, ठीक है। एक तरफ आपका हो जाएगा कौन सा, तो तिरुवनंतपुरम, ठीक है, व मदुरई। तो मदुरई तो पड़ता है कहाँ, तमिलनाडु में, और तिरुवनंतपुरम तो ये केरल में ही है, केरल की राजधानी ही है, ठीक है, केरल की राजधानी है, तो इनको ये जोड़ेगा। तो इन दर्रों को आपको ऐसे आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट विश्व कप से संबंध नहीं है, मतलब ये जो क्रिकेट है, ठीक है, क्रिकेट से संबंधित कौन सा कप नहीं है, संबंध नहीं है, ठीक है। लिखा हुआ ईरानी कप, कलिंग कप, रणजी ट्रॉफी या फिर देवधर ट्रॉफी। तो इसमें कौन सा नहीं है, तो ये नाम से लग रहा है कि कलिंग ट्रॉफी नहीं है, ठीक है ना। ये कलिंग कप है, ये फुटबॉल से संबंध रखता है, किससे रखता है, तो फुटबॉल से संबंध ये रखता है, ठीक है। बाकी क्रिकेट से देखा जाए तो क्रिकेट से अगर देखेंगे ट्रॉफियों की, क्रिकेट ट्रॉफी की अगर बात करते हैं, देखिए क्रिकेट ट्रॉफी कौन से होंगे, देखें एक तो आपका होगा देवधर ट्रॉफी हो गया, रणजी ट्रॉफी हो गया, देवधर ट्रॉफी हो गया यहाँ पे, ठीक है। आपका ये देंगे सीके नायडू ट्रॉफी हो गया, कौन सा हो गया, सीके नायडू ट्रॉफी हो गया। फिर इसके बाद में आपका इसी में क्या है, देवधर है। इसके अलावा रणजी ट्रॉफी है, इसके अलावा ईरानी ट्रॉफी है, कौन सा है, ईरानी ट्रॉफी है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे तो इसी में आपका एक और ट्रॉफी, कई सारी ट्रॉफियाँ आपकी क्या हैं, आपकी ये खेल से संबंध रखती हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और इसमें फुटबॉल से बात करें तो संतोष ट्रॉफी है नहीं, क्या है, संतोष
ट्रॉफी है, डूरंट ट्रॉफी है, ठीक है, मरडेका कप है, ठीक है। तो ये फुटबॉल से जाती है, ठीक है। तो फुटबॉल से अन्य अगर देखेंगे, फुटबॉल से अगर अन्य की बात करते हैं तो उसमें कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा संतोष ट्रॉफी, कौन सा हो गया, संतोष ट्रॉफी। इसके अलावा देखेंगे आप डूरंड, ठीक है, डूरंड कप हो जाएगा, ठीक है, डूरंड कप हो जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे तो इसमें आपका मरडेका कप हो जाएगा, मरडेका कप हो जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे तो इसमें बीसी राय कप हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, बीसी राय कप हो जाएगा, ठीक है। तो ये फुटबॉल से हो जाएंगे, ये किससे हो जाएंगे, ये फुटबॉल से हो जाएंगे, ठीक है। अगला है पुरुषों में कौन सा सेक्स जीन मौजूद है, ठीक है। ये पुरुषों में बोल रहा है कौन सा क्या आपका सेक्स जीन मौजूद है, एक्स एक्स वाई वाई, एक्स वाई या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस और भी आपको ध्यान रखना है कि माता पिता से कितना, तो 50%, कितना 50% आनुवंशिक 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 लक्षण, आनुवंशिक लक्षण, ठीक है, आनुवंशिक लक्षण संतान में क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, कितने, तो 50%, ठीक है। तो पुरुषों में गुणसूत्र कितने होते हैं, गुण सूत्रों की संख्या कितनी है, तो वो है 23 जोड़ी, ठीक है। तो पुरुषों में अगर बात कर लें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो होती है 23 जोड़ी या 46, या क्या हो जाएगा 46, नंबर में 46। अगला देखिएगा, अगला है कि भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय शासन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय शासन का उल्लेख किया जाता है, उपयोग किया जाता है। वित्तीय संघ का तरीका, प्राकृतिक संघ की विधि, संघीय रूप से प्रशासित विधि, संघीय रूप से संघीय राज्य। तो ये सही है, आपका आंसर क्या सही है, तो संघीय रूप से प्रशासित विधि, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो संघीय शासन व्यवस्था लिया गया है वो कनाडा से लिया गया है, ठीक है। भारतीय जो संघीय व्यवस्था है वो भारतीय संघीय व्यवस्था कहाँ से, तो कनाडा से अपनाया गया है, ठीक है। तो कनाडा से अपनाया गया है ये, ठीक है। अगला है 29 नंबर हो गया। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किस शासक ने पाटलिपुत्र की स्थापना की, अशोक ने, अजातशत्रु ने, दशरथ ने या चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। तो देखिए जो पाटलिपुत्र है, जो पाटलिपुत्र है इसे पहले कुसुमपुर भी कहते थे, क्या कहते थे, कुसुमपुर भी कहते थे। तो पाटलिपुत्र की स्थापना जो की जाती है वो आपका जो हर्यक वंश का एक शासक है कौन, तो अजातशत्रु, कौन है, अजातशत्रु। तो इनके द्वारा होती है। लेकिन अगर मगध की पूछा जाए कि मगध की राजधानी, ठीक है, क्या है, मगध की राजधानी किसके द्वारा बनाया जाता है, तो वो जो अजातशत्रु के जो पुत्र हैं उदयन, उनके द्वारा मगध की राजधानी बनाई जाती है। तो पाटलिपुत्र कहाँ पे है, तो ये बिहार में, कहाँ पे है, बिहार में है, थी। तो ये आपको ध्यान रखना। चलिए अब देखिए जो तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें, सही आंसर हो जाएगा अजातशत्रु, ठीक है, अजातशत्रु। तो अजातशत्रु कौन थे, तो ये ध्यान रखना कि ये हर्यक वंश के क्या थे, ये शासक थे, हर्यक वंश के शासक। तो जो हर्यक वंश है, ध्यान रखो, हर्यक वंश जो है, जो हर्यक डायनेस्टी है उसके ये क्या है, शासक है कौन, अजातशत्रु, ठीक है, अजातशत्रु इनके द्वारा किया गया था। लेकिन ध्यान रखिएगा कि पाटलिपुत्र को, ठीक है, पाटलिपुत्र को, ठीक है, देखो पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी, ठीक है,
मगध की राजधानी किसने बनाया? तो ये उदयन ने बनाया। किसने बनाया? तो ये बनाया उदयन ने बनाया। ठीक है, किसने बनाया? तो उदयन ने बनाया। ठीक है, तो उदयन कौन है? उदयन धान्य को अजातशत्रु के ही क्या है? ये पुत्र हैं। अजातशत्रु के ही क्या है? पुत्र हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, और ये सवाल अच्छा भी सवाल अच्छा बनता है यहाँ से। लिखा है भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है? अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 266। ठीक है, तो देखिए वैसे इसके लिए सही आंसर कौन सा है? सही आंसर है आपका 267। ठीक है लेकिन आप देखो इनकी अगर बात करें 263 में क्या है? 263 में आपने पढ़ा क्या? इसमें था अंतर राज्यीय परिषद, यही तो था, अंतर्राज्यीय परिषद इसमें था। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद था। फिर इसके बाद में 280 में क्या है? इसमें है आपका वित्त आयोग की बात कर रखा है, वित्त आयोग की बात कर रखा है। 266 में देखेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जहाँ आकस्मिक निधि है वहीं पे यहाँ पे क्या हो जाएगी? संचित निधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपकी? संचित निधि। तो संचित निधि का उल्लेख किस में है? तो 266 वन में है। अच्छा, यहाँ पे वन अगर थोड़ा और अंदर चला जाए तो 266 आपका क्या है? यहाँ पे 266 एक, तो 266 एक में क्या है आपका? संचित निधि है। ठीक है, तो आकस्मिक निधि का उल्लेख किसमें है? तो अनुच्छेद 267 में। आकस्मिक निधि क्या होती है? तो ध्यान रखिए, आकस्मिक निधि होती है कि एक ऐसी निधि बनाई जाती है सरकार द्वारा जो कभी भी भारत में अचानक से कोई अगर मान लो प्राकृतिक आपदा आ गया या फिर इमरजेंसी में फंड की आवश्यकता पड़े तो हम क्या कर सकते हैं? उसको तुरंत निकाल सकते हैं बिना कोई विधेयक पास किए। ठीक है, उसके लिए बाद में विधेयक पास किया जाएगा, लेकिन आवश्यकता है तो उसे तुरंत निकाला जा सकता है। तो आकस्मिक निधि ये होता है। ठीक है, चलो अगला देखिए सवाल। अगला सवाल है कि नाइजर और जिम्बाब्वे इनमें से किस महाद्वीप के देश हैं? उत्तर अमेरिका के, यूरोप का, एशिया का या अफ्रीका का? ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा इसमें? बताइए, अफ्रीका हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई? अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आपकी कि अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों, अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप जहाँ से तीनों रेखाएं, कौन सी? तीनों रेखाएं। तीनों रेखाएं कौन कौन सी? तो कहेंगे एक तो रेखा कौन सी है? कर्क रेखा। कौन सी है? कर्क रेखा। इसके अलावा कौन सा है? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा जिसे कहते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा व साथ साथ में क्या? मकर रेखा। ठीक है, कौन सी? तो मकर रेखा क्या करती है? गुजरती है। ठीक है, मकर रेखा गुजरती है। तो यानी अगर सवाल जाए कि आप देखिए 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीपों में से कौन सा एकमात्र वो महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं? कर्क रेखा मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, उसके बाद देखो अफ्रीका का हम लोग कहते हैं अंध महाद्वीप कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? इसे कहते हैं अंध महाद्वीप कहते हैं। अगर सागर की बात होगी तो अटलांटिक को बोलेंगे, अंध महाद्वीप कहते हैं। अंध महाद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप देखेंगे तो ये चाहे शैक्षणिक की बात करें, चाहे न्यायिक की बात करें, चाहे आपकी आर्थिक रूप से बात करें, तो ये बहुत ज़्यादा पिछड़ा है। क्या है? बहुत ज़्यादा पिछड़ा है, तो इसलिए अंध महाद्वीप भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? अंध महाद्वीप भी इसे हम लोग कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो ये नाइजर है इसकी राजधानी पूछ ले, इसकी राजधानी पूछ ले तो नियामी। ठीक है, तो नियामी राजधानी है किसका? नाइजर का। ठीक है, जिम्बाब्वे की राजधानी पूछ ले तो जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? तो ये हरारे। क्या हो जाएगा? हरारे। तो ये दोनों की क्या हो गई? राजधानियाँ हो गई। नियामी राजधानी है किसका? नाइजर का, और हरारे किसका है? तो ये जिम्बाब्वे का हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना इसमें। अब अफ्रीका महाद्वीप की बात करते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप में कुल क्या देखेंगे? तो 55 देशों का क्या है? 55 देशों का ये महाद्वीप है। ठीक है, महाद्वीप है। ठीक है, तो अगर आ जाए कि अफ्रीका जो संघ है, अफ्रीका जो संघ है, तो अफ्रीका संघ में यानी अफ्रीका महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? 55 देश हैं। आपने अभी सुना था
कि G20 में एक नया मेंबर शामिल हुआ है जिसका नाम था अफ्रीका संघ है, और उसमें कितने देश आते हैं, उसमें 55 देश आते हैं, ठीक है। कितने आते हैं? 55 देश आते हैं, ठीक है। यूरोप महाद्वीप में देखेंगे तो यहाँ पर कितने, तो 44 देश, कितने, 44 देश ये हैं यूरोप महाद्वीप में, ठीक है। कहाँ? यूरोप महाद्वीप में हो जाते हैं, ठीक है। तो एशिया में देखेंगे तो एशिया में अगर देखेंगे तो देशों की संख्या ज़्यादा नहीं है, क्या है, ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। और सेकंड कौन सा है? तो अफ्रीका है। थर्ड कौन सा है? उत्तरी अमेरिका है, क्षेत्रफल में देखेंगे तो। चलिए अगला देखिए। अगला है कि राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष डॉस है सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश या वर्तमान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो ये देखिएगा कि जो उच्च न्यायालय होता है ना आपका, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वही बनेंगे क्या? राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनेगा, ठीक है। तो आपने पढ़ा था कि राज्य मानवाधिकार आयोग जो है इसमें 3 सदस्यों वाली ये क्या है? संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष 2 क्या होंगे? सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 2 सदस्य होते हैं। चलिए ये को आपको ध्यान रखिएगा। वर्तमान अगर देखेंगे तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसके वर्तमान से जो अध्यक्ष हैं वो अरुण कुमार गोयल हैं, या अरुण कुमार मिश्रा हैं, ठीक है ना, वो है। चलिए अगर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का अंतिम राजा था, ठीक है। ये पूछा कि मौर्य वंश, देखो मौर्य वंश का अंतिम राजा भाई कौन था, तो ये नाम हो जाएगा किसका? तो बृहद्रथ। नाम क्या हो जाएगा? बृहद्रथ नाम हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि बृहद्रथ की बात करें तो बृहद्रथ की हत्या इनके सेनापति, इनके जो सेनापति थे, इनके सेनापति पुष्यमित्र ने की, ठीक है। और शुंग वंश की क्या किया? स्थापना किया, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो बृहद्रथ हैं, बृहद्रथ ये क्या हैं? मौर्य वंश के अंतिम शासक हैं। इनकी हत्या कौन कर देगा? इनके जो सेनापति हैं कौन? पुष्यमित्र ने इनकी हत्या कर दी और शुंग वंश की क्या की? शुंग वंश की स्थापना कर ली, ठीक है। शुंग वंश की कर ली, स्थापना कर ली। लिखा है अच्छा, मौर्य वंश के संस्थापक की बात करें तो चंद्रगुप्त आपके जो फर्स्ट हैं उन्होंने किया था। निम्नलिखित में से कौन एक नदी बंदरगाह है? एन्नौर, चेन्नई, कोलकाता, हल्दिया। तो देखो इसमें जो सही आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? कोलकाता, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? कोलकाता। तो जो कोलकाता है ये हुगली नदी पर बंदरगाह है, ठीक है। कोलकाता जो आपका बंदरगाह है ये किस नदी पर है? तो ये हुगली नदी पर है। कहाँ पे? हुगली नदी पर है, ठीक है। और जो हुगली नदी है ये गंगा की क्या है? वितरिका है। हुगली नदी क्या है? गंगा की ये वितरिका है, ठीक है। इसके अलावा इसका जो नया नाम है वो पता है आपको? नया नाम क्या है? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, ठीक है। ये इसका क्या है? नया नाम हो चुका है, ठीक है। और इस कोलकाता बंदरगाह को पूर्व का क्या बोलते हैं? प्रवेश द्वार कहते हैं, ठीक है। यानी कि भारत में पूर्व का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं हम लोग कोलकाता बंदरगाह को कहते हैं, ठीक है। बाकी चेन्नई जो बंदरगाह है, चेन्नई बंदरगाह क्या है? तो ये बताएंगे कि ये भारत का सबसे बड़ा ये क्या है? कृत्रिम बंदरगाह है। सबसे बड़ा क्या है? कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम बंदरगाह मतलब मानव द्वारा ये बनाया गया, ठीक है ना। उसके अतिरिक्त अगर देखेंगे जो ऊपर आपके लिखा हुआ एन्नौर बंदरगाह, तो ये कहाँ है? ये भी तमिलनाडु में है, ठीक है। ये कहाँ है? तमिलनाडु में है,
ठीक है, जिसे हम लोग कामराज पोर्ट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कामराज पोर्ट कहते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा कि जो मुंबई बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह, ठीक है, तो मुंबई जो बंदरगाह है ये है भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा ये क्या है? प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा क्या ये? प्राकृतिक बंदरगाह है। और चेन्नई बंदरगाह को हम लोग कॉफ़ी बंदरगाह भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर सवाल कहीं बन जाए तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कॉफ़ी बंदरगाह कहते हैं। क्या बोलेंगे? तो कॉफ़ी, तो कॉफ़ी बंदरगाह भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से कॉफ़ी का क्या होता है? निर्यात होता है। क्या होता है? कॉफ़ी का निर्यात होता है, इसलिए कहते हैं इसे कॉफ़ी बंदरगाह भी कहते हैं। ठीक है, कॉफ़ी बंदरगाह भी कहते हैं। चलिए अगला देखिएगा, सवाल देखते हैं भाई, किस राज्य में मधुबनी चित्रकला प्रचलित है? तो देखो मधुबनी चित्रकला की बात करते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ का फेमस है? ये है बिहार का। ठीक है, कहाँ पे है? बिहार का। आपने मधुबनी एक जिला सुना होगा, मधुबनी जिला सुना होगा, जो मिथिलांचल वाले क्षेत्र में पड़ता है। ध्यान रखिए कि जो मधुबनी चित्रकला है, मधुबनी चित्रकला ये क्या है? ये बिहार के मिथिलांचल, बिहार के मिथिलांचल के संस्कृति को क्या करती है? प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो जो मधुबनी चित्रकला है इसमें जो रंगों का प्रयोग होता है ना, वो प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है। कैसा होता है? तो प्राकृतिक रंगों का ये क्या होता है? प्रयोग होता है। ठीक है, तो मधुबनी चित्रकला कहाँ का है? बिहार का है। ठीक है, बाकी इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे तो और भी चित्रकला है। जैसे अगर आ जाए कांगड़ा शैली, तो हिमाचल प्रदेश का है। कांगड़ा शैली जो चित्रकला है, कांगड़ा शैली अगर आ जाए, देखिएगा कांगड़ा शैली जो चित्रकला है ये कहाँ का है? तो ये हिमाचल प्रदेश का है। कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, एक देखेंगे जो फुलकारी कला है, जो फुलकारी जो कला है, जो खासकर देखेंगे कपड़ों पे की जाती है, ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये है आपका पंजाब का। कहाँ का प्रसिद्ध है? पंजाब का। एक कलमकारी सुना होगा, कलमकारी ये भी क्या है? आपका एक कला है। ठीक है, जो खासकर आपने देखा होगा कपड़ों पे की जाती है। तो ये कहाँ का फेमस है? तो ये है आपका आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। इन सबको भी ध्यान रखिएगा कि कौन सी वाली शैली कहाँ की प्रसिद्ध है। ठीक है ना, तो ये चलिए इसके अलावा अच्छा वारली चित्रकला की बात करें। वर्ली चित्रकला अगर यहीं पे आ जाए, वर्ली चित्रकला, ठीक है, ऐसे आ जाए वर्ली चित्रकला, अगर ये पूछे वर्ली चित्रकला कहाँ का है तो बताएंगे ये महाराष्ट्र का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? महाराष्ट्र का हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? महाराष्ट्र का हो जाएगा। ठीक है, एक किशनगढ़ शैली है, एक कौन सा है? किशनगढ़ शैली पूछा जाए चित्रकला की तो ये कहाँ की है? तो ये है राजस्थान की। ठीक है, ये कहाँ हो जाएगी? राजस्थान की हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को डैश डैश क्या कहा जाता है? ठीक है, तो ये स्वर, गुलाबी ग्रहण, प्रारूप या सफ़ेद वक्र। तो ये तो क्या आपका स्वर है ना। तो स्वर जो होता है वो कई सारी फ्रिक्वेंसियों को मिलकर क्या होता है? आपके क्या बनते हैं? स्वर बनता है। ठीक है, स्वर बनता है। स्वर ध्यान रखिएगा। तो कई प्रकार की ध्वनियाँ जब मिलती हैं तो उससे क्या बनेगा? स्वर बनेगा। ठीक है, अच्छा ध्वनि की बात करें तो ध्वनि सबसे तेज किसी में होगी? तो ध्वनि सबसे
तेज की अगर बात करें तो वो होगी किस में, तो ठोस में। किस में होगी, ठोस में। ठोस के बाद कोई द्रव पदार्थ हो सकता है, उसमें कम होगा, फिर उससे कम कहाँ होगा, तो होगा कहाँ पे, तो गैस में होगा। किस में होगा, तो वो गैस में हो जाएगा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि ध्वनि की जो चाल की बात करें, मतलब एक टेम्परेचर नॉर्मल की बात करें, तो जो ध्वनि की चाल होता है ना, ध्वनि की चाल, ठीक है, जो ध्वनि की चाल है वायु में यानी हवा में, जो ध्वनि की चाल है वो कितनी होती है, तो ध्वनि की चाल होती है वो 300, ठीक है, 332 मीटर प्रति सेकंड। कितनी होगी, 332 मीटर प्रति सेकंड होगी। लेकिन ये ध्वनि की जो चाल है ना, ये मीडियम अगर बदल जाएगा तो वहाँ पे इसकी चाल भी बदल जाएगी। ठीक है, जैसे मानिए कि अगर वो मान लो हवा है, तो हवा में एवरेज चाल कितनी होती है, 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। उसके अलावा ठोस में अलग होगा, जल में अलग होगा, कांच में अलग होगा, हाइड्रोजन में अलग होगा। ठीक है ना। अब हवा जो है, अब हवा में भी कई प्रकार होगा। अगर नम वाला हवा है तो उसमें चाल थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, है नहीं। शुष्क है तो थोड़ा कम हो जाएगा। तो आपने देखा होगा खासकर कि जो बरसात का मौसम होता है, तो जब बरसात ख़त्म होता है तो मौसम साफ़ होता है, तो उस समय आप देखेंगे जो हवा होता है उसमें नमी रहती है, तो उसमें आवाज़ थोड़ा दूर तक जाता है। क्या है, दूर तक जाता है। ठीक है, तो प्रकाश की चाल और हवा की चाल देखा जाए तो प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है, हवा की चाल कम होती है प्रकाश की तुलना में। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ध्वनि स्वर हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस महासागर की सबसे लंबी तट रेखा है। अंटार्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर या अटलांटिक महासागर। तो ये तो कोई महासागर है ही नहीं है, ये तो कोई महासागर है ही नहीं है। ठीक है, ये तो महाद्वीप है। ये क्या आपका महाद्वीप है। तो इसमें जो सही आंसर है आपका वो है, वो कौन सा है, तो अटलांटिक महासागर। कौन है, अटलांटिक महासागर। देखो अटलांटिक महासागर को हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग अंध महासागर। क्या बोलेंगे, अंध महासागर कहते हैं। जबकि अंध महाद्वीप किसे कहते थे, तो वो था आपका कौन सा, वो था अफ्रीका महाद्वीप था। ठीक है, तो अटलांटिक महासागर है, ध्यान रखिएगा कि ये व्यापारिक, ठीक है, दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से, ठीक है, सबसे, ठीक है, ध्यान रखेंगे कि सबसे क्या है, ये व्यस्ततम, सबसे क्या है, व्यस्तम, ये क्या आपका महासागर है, महासागर है। यानी कि सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है, व्यापारिक दृष्टि देखा जाए तो वो होगा कौन सा, आपका अटलांटिक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे इसके आसपास में बहुत सारे महाद्वीप, यानी ये देखा जाए तो ये अटलांटिक महासागर है, ये अगर पड़ोस में ये 4 महाद्वीपों से घिरा हुआ है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका वाले हिस्से से क्या है, ये घिरा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो अटलांटिक जो महासागर है, ये ध्यान रखेंगे कि ये क्या आपका है, सेकंड, क्या है, सेकंड सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, सेकंड सबसे बड़ा महासागर है। तो पहला कौन है, प्रशांत महासागर है। दूसरा सबसे बड़ा कौन सा होगा, अटलांटिक महासागर हो जाएगा। ठीक है, अटलांटिक महासागर जगह, और हिंद महासागर तीसरा सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा। तो अटलांटिक महासागर को ध्यान रखिएगा। अब अटलांटिक महासागर में देखेंगे तो कई सारी जलधाराएं चलती हैं, जैसे गल्फ स्ट्रीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गर्म जलधारा है जो अटलांटिक महासागर में चलती है। ठीक है, कौन सी, गल्फ स्ट्रीम, कौन सी, गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, कौन सी, गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, तो अटलांटिक महासागर में ही ध्यान रखिएगा दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला मध्य अटलांटिक कटक कहाँ पाया जाता है, तो वो इसी में पाया जाता है, महासागर में। ठीक है, लेकिन ये है वो समुद्र के नीचे है, वो क्या, समुद्र के नीचे है। ठीक है, समुद्र के नीचे है। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर मध्य अटलांटिक कटक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। ठीक है, लेकिन वो क्या है, वो आपको देखेंगे तो वो अंदर है, किसके, ये समुद्र के अंदर है। ठीक है, काफ़ी लंबी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे अटलांटिक महासागर के संदर्भ में। ठीक है, उसके अलावा देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, यानी कि शहर में कितने % लोग रहते हैं। ठीक है, तो अगर हम मानते हैं कि अगर भारत, हमने ये लिया कि ये भारत है, तो भारत में जो शहर है और जो ग्रामीण क्षेत्र है, ठीक है,
तो यानी यहाँ पर होगा क्या, शहरी प्रतिशत, और एक तरफ होगा आपका क्या, तो ग्रामीण परसेंटेज, ग्रामीण परसेंटेज। तो अगर यहाँ पर अगर ये देखते हैं इनका परसेंटेज की बात करें तो क्या ऑप्शन होगा, ये पूछा है किसके बारे में, शहरी के बारे में पूछा है, शहरी के बारे में 31.6, 10%, 65 या 50। तो देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका सही आंसर क्या है आपका 31.6 है, ठीक है। तो अगर जो शहरों में इसका परसेंट कितना है, इसका परसेंट है आपका कितना, तो 31.16% है। तो फिर 100 में से माइनस कर लेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में आ जाएगा, तो यानी कि 68.84% हो जाएगा, इतना तो हो जाएगा। तो यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितने परसेंट लोग रहते हैं, तो 68.84, और शहरों में इतना लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये सवाल आपका पूछा। अब देखो भारत में अगर एक सवाल खूब पूछा जाता है कि जो खासकर जो साक्षरता दर है वो कितनी है, ठीक है, तो वो 74% है। तो भारत में पूछा जाए कि साक्षरता दर कितनी है, साक्षरता दर कितनी है, ठीक है, यानी कि आपका जो राष्ट्रीय साक्षरता दर है वो कितनी है, तो वो है 74%। कितनी है, 74 दशमलव अगर देखा जाए तो 04% है। तो वैसे 74% आप क्या रख सकते हो, 74% आप याद रख सकते हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस मंत्रालय के अधीन आता है। ऑप्शन है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय। तो देखिए इसमें सही आंसर आपका क्या होगा, यह है आपका कार्मिक मंत्रालय। तो कार्मिक जो मंत्रालय है इसे अधीन कार्य करता है कौन, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण काम करता है। बाकी आपने देखा था गृह मंत्रालय के अधीन कौन सा था, तो अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद किसके अधीन था, तो गृह मंत्रालय। और पूरे देश में देखा जाए जितने भी क्या अर्धसैनिक बल हैं, जितने भी अर्धसैनिक बल हैं, जैसे CISF है, BSF है, ठीक है, SSB है, ठीक है, उसके अलावा देखेंगे कि अन्य जो हैं वो सारे जो किसके काम करते हैं, गृह मंत्रालय। यानी कि पूरे भारत की जो पुलिसिंग व्यवस्था है, ठीक है, पुलिसिंग व्यवस्था है वो किसके अधीन काम करता है, वो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बांगर भरा हुआ क्षेत्र है। ऑप्शन है बांगर, खादर, तराई या होबर, ठीक है। तो ये कह रहा है बांगर भरा हुआ क्षेत्र है, तो ये सही आंसर क्या इसमें, तराई है। कौन सा है, तराई। जो तराई क्षेत्र होता है, ये अगर देखेंगे जो तराई क्षेत्र होगा ये दलदली भूमि होती है, ठीक है। कैसी होती है, दलदली भूमि होती है, नम भूमि होती है तराई क्षेत्र, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला है कि वृक्षासन योग में क्या स्थिति दिखाता है, मेढक की, पेड़ का, सिंह का, कबूतर का। तो इसमें नाम में ही देखो, इसमें नाम में ही लगा क्या, वृक्षासन योग में क्या दिखाया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि वृक्ष यानी कि पेड़ जैसे उसमें क्या करना पड़ेगा, आपका शारीरिक आकार बनाना होगा, ठीक है। अब देखिएगा योग दर्शन आपने सुना होगा, योग दर्शन जो है, योग दर्शन के जो जनक माने जाते हैं या योग दर्शन के जो प्रवर्तक आप देखेंगे तो किसे मानेंगे, तो पतंजलि को मानेंगे, ठीक है। किसे मानेंगे, तो पतंजलि, ठीक है। तो पतंजलि को हम लोग मानेंगे क्या, योग दर्शन के प्रवर्तक, ठीक है, योग दर्शन के प्रवर्तक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डोलू कुनीथा डैश डैश में एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है, महाराष्ट्र का, कर्नाटक का, आंध्र प्रदेश का, पश्चिम बंगाल का। डोलू कुनीथा, डोलू कुनीथा। तो एक अच्छा सवाल ये बनेगा, डोलू कुनीथा ये कहाँ का है। तो देखो ये वैसे है कहाँ का, डोलू कुनीथा ये हो जाएगा कर्नाटक का, ठीक है, कहाँ हो जाएगा, कर्नाटक होगा। इसमें सामूहिक रूप से लोक नृत्य किया जाता है और इसमें जो भगवान शिव है ना खासकर, ये उनसे संबंधित है। तो ये जो डोलू कुनीथा है, ये ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, इसमें सामूहिक, इसमें क्या होता है, सामूहिक नृत्य होता है, ठीक है। और ये जो है ध्यान रखिएगा कि जो भगवान शिव हैं, भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शिव को
समर्पित है, ये भगवान शिव को क्या है, ये समर्पित है। लेकिन इसके अतिरिक्त ज़रा ध्यान रखिएगा, और भी अगर हम बात कर लें यहाँ पर तो देखिएगा कर्नाटक में एक यहाँ पर लोक नृत्य है मुखौटा, बड़ी फेमस है, या सॉरी यहाँ पे एक है फेमस है यक्षगान। कौन सा है? यक्षगान। कौन फेमस है? यक्षगान। कहाँ का लोक नृत्य है? तो बताएंगे ये है कर्नाटक का। कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक का हो जाता है, ठीक है, बड़ी फेमस है यहाँ पे। चलिए अगला देखिएगा, अगला है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वर्ष में स्थापित किया गया था 1991 में, 1995 में, 1956 में या 1993 में, ठीक है। कौन सा है आपका? तो राष्ट्रीय है, ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ये कब स्थापित किया गया था ये आपको बताना है। तो इसका देखो जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो क्या है आपका? 1993 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1993 ये हो जाएगा, ठीक है। इस समय अगर आप देखेंगे जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, ठीक है, इसके जो इस समय क्या है आपके अध्यक्ष हैं वह हैं अरुण कुमार। कौन है? तो मिश्रा हैं। कौन है? अरुण कुमार मिश्रा हैं, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक क्या है? वैधानिक, कह सकते हो क्या है कि एक क्या है? वैधानिक निकाय है, ठीक है, वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय का मतलब होता है ये संवैधानिक नहीं है, क्या है? वैधानिक है। संवैधानिक तो वो होता है जिसका उल्लेख संविधान में किया गया हो। जैसे वित्त आयोग है, संविधान में उल्लेख है इसका, तो ये क्या हो गया? संवैधानिक आयोग हो गया। वैधानिक आयोग हो गया कि जिसको हम लोग क्या करें? अधिनियम यानी कानून के द्वारा बनाए, वो होगा वैधानिक, ठीक है। क्या होगा? वैधानिक होगा, ठीक है। तो 1993 आपको ध्यान रखना है। अगला देखिएगा, भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? सरदार पटेल, महात्मा गांधी, पीसी महालनोबिस, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो देखिए इसमें जो सही आंसर आपका है वो क्या आपका है? तो पीसी महालनोबिस। देखिएगा पीसी महालनोबिस का पूरा नाम है प्रशांत चंद्र, ठीक है, पूरा नाम क्या है? प्रशांत चंद्र महालनोबिस, ठीक है। ये इनका क्या है? पूरा नाम है, ठीक है। ये एक क्या है? एक सांख्यिकी विद है। क्या है? सांख्यिकी विद है, सांख्यिकी विद है ये क्या है? सांख्यिक विद है, ठीक है, भारत में। अब देखो जो पीसी महालनोबिस है ये सेकंड, ध्यान रखना कि सेकंड जो आपका क्या था? 5 ईयर प्लान को क्या किया था? 5 ईयर प्लान, जो 5 ईयर प्लान के मॉडल को तैयार किया था। मॉडल इन्होंने क्या किया था? तैयार किया था, ठीक है। क्या किया था? मॉडल तैयार किया था। उसके अतिरिक्त देखिए जो ये पीसी महालनोबिस हैं इन्होंने क्या किया कि जो इनकी जयंती है ना 29 जून, तो 29 जून को क्या मनाया जाता है? मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, कब मनाया जाता है दिवस। तो ये ध्यान रखिए 29 जून को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये प्रशांत चंद्र महालनोबिस ये कहाँ के हैं? तो ये कोलकाता वाले क्षेत्र के हैं। कहाँ के? ये कोलकाता वाले क्षेत्र के हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा था आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया प्लानिंग। वैसे देखा जाए तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? इनको कहते हैं आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया प्लानिंग, इंडिया प्लानिंग कहते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे? आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया प्लानिंग किसे कहते हैं हम लोग? तो ये पीसी महालनोबिस को कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये देखो जो ये जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे तो इस सवाल आता है कि राष्ट्रीय नियोजन जो समिति बनी थी वो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? धन्यवाद। कि ये जो राष्ट्रीय नियोजन
समिति के अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। ठीक है, कौन रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। इसके अतिरिक्त देखिए, बहुत कम विक्रेता और अधिक क्रेता किस बाजार का लक्षण है? अल्पाधिकार बाजार का, ग्राहक एकाधिकार का या विज्ञापन का? तो जो सही आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा अल्पाधिकार का। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? अल्पाधिकार का। लिखा है ना कि बहुत कम विक्रेता और अधिक क्रेता किस बाजार का लक्षण है? ठीक है, वो है अल्पाधिकार। यहाँ पर लिखा ना बहुत कम विक्रेता, कि बेचने वाले तो क्या है? कम है। बेचने वाले क्या है? कम है, लेकिन क्रेता यानी खरीदने वाले अधिक हैं। तो ये किसका उदाहरण होगा? अल्पाधिकार बाजार का होगा। ठीक है, भारत सरकार डैश डैश के माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है? भारतीय खाद्य निगम, राष्ट्रीय कृषि बाजार, कृषि मंत्रालय या पर्यावरण मंत्रालय? तो सही आंसर क्या आपका है? वो है आपका भारतीय खाद्य निगम। तो इसमें देखो, खाद्य निगम, इसकी स्थापना की बात करते हैं ना, कि इसकी स्थापना कब हुआ? स्थापना ये होता है 1965 में। ठीक है, तो जो खाद्य जो अधिनियम आया था 1964। ठीक है, तो लेकिन इसका एक्ट क्या है? अगर आज ये किस एक्ट के माध्यम से होता है? तो एक्ट है कौन सा? 1964 का। 1964 का तो एक्ट है 64 का। स्थापना कब है? 1965 में। तो देखिए, जो हमारे भारत में जो भी खाद्यान्न चीज़ें होती हैं, उनका खरीदना हो, उनको बेचना हो, ठीक है ना, तो वो किसके माध्यम से होता है? तो भारतीय खाद्य निगम के द्वारा होता है। ठीक है, भारतीय खाद्य निगम के द्वारा होता है। ठीक है, भारतीय खाद्य निगम के द्वारा होता है। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में शुरुआत की गई थी कब? 2010 में, 1995 में, सन 2000 में या 2005 में? तो योजना की शुरुआत की गई थी। तो इसमें तो देखो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सही क्या है? 2005। कब है? 2005। तो ये देखिएगा कि इसमें जो खासकर अगर इसकी हम लोग बात करें ना, तो ये ध्यान रखेंगे कि इसके लिए अधिनियम जो आया था वो 2005 का था, लेकिन लागू कब हुआ ये? तो ये अगर लागू की बात करेंगे कि ये लागू कब होता है, तो लागू होता है कब? तो 2 फरवरी। ठीक है, कब होता है आपका? 2 फरवरी। ठीक है, 2 फरवरी 2006 को। ठीक है, कहाँ से? तो एक जिला है आपका अनंतपुर, आंध्र प्रदेश से। यहाँ से क्या हुआ? लागू होता है। ठीक है, अनंतपुर जिला है, वहाँ से क्या होता है? लागू होता है। कब? 2 फरवरी 2006 को लागू होता है। लेकिन अब देखिएगा कि ये जो पहले इसको हम लोग कहते थे क्या? उसे कहते हैं, पहले बोलते थे तो हम लोग राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण योजना कहते थे इसे। ठीक है, यानी पहले से हम लोग कहते थे क्या? नरेगा। ठीक है, नरेगा ये हम लोग कहते थे। लेकिन नरेगा से ध्यान रखिएगा, नरेगा से 2009 में इसका नाम क्या हो गया? तो इसका नाम हो गया मनरेगा। ठीक है, ठीक है, क्या हो गया? मनरेगा होगा। ठीक है, यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये हम लोग बोलते हैं इसे। तो इसका नाम कब चेंज हो रहा है? 2009 में चेंज हो रहा है। पहले नरेगा था, फिर क्या हो गया? ये मनरेगा हो गया। ठीक है, इसको आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। और ये ध्यान रखना कि ये आप देखिए ना, मनरेगा की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि मनरेगा में कितने दिन का रोजगार होता है? तो इसमें ध्यान रखेंगे 100 दिन रोजगार की क्या होती है? गारंटी होती है। ठीक है ना, गारंटी होती है। ठीक है, यानी एक साल में राज्य सरकारें क्या करेंगी? आपको कम से कम, मतलब कह सकते हैं कि कम से कम नहीं, अधिक से अधिक 100 दिनों का रोजगार आपको दे सकती हैं। ठीक है, कितना? 100 दिनों का। लगभग देखेंगे, लगभग 3 महीना ही मान के चलिए। ठीक है, 100 दिनों का। अगला है कि सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? ईसा पूर्व 326, ईसा 556, ईसा या ईसवी 326 या ईसा पूर्व 556? तो सही आंसर क्या है आपका? वो है ईसा पूर्व 326। क्या हो जाएगा? ईसा पूर्व 326। ठीक है, तो ये जो आक्रमण किया था इसका नाम क्या था? इसे हमने नाम दिया था विस्तता या
हाइडे स्पीच का युद्ध, ठीक है, विस्तृतता युद्ध। तो ये युद्ध किसके बीच में हुआ? तो ये जो युद्ध हो रहा है ये हो रहा है सिकंदर के बीच में और कौन थे? राजा पोरस के बीच में, ठीक है, राजा पोरस के बीच में होता है, ठीक है। तो इसमें राजा जो पोरस हैं वो हार जाते हैं, ठीक है, राजा पोरस जो है वो हार जाते हैं। तो सिकंदर अगर देखा जाए ये कहाँ का शासक था, तो ये ध्यान रखिएगा, तो ये मकदूनिया, ठीक है, मकदूनिया का ये क्या था? शासक था सिकंदर, ठीक है। और सिकंदर के जो गुरु की बात करते हैं, गुरु कौन है? तो इसके गुरु थे कौन? तो अरस्तु। कौन थे? अरस्तु, ठीक है, अरस्तु। और अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो। और प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात, ठीक है, सुकरात। तो ये ध्यान रखना कब लड़ा गया? 326, ठीक है। तो ये पूछा गया सवालों में एक है कि सिकंदर ने किस नदी को पार करने, या सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया? तो व्यास नदी थी। कौन सी नदी थी? व्यास नदी। तो व्यास नदी को पार करने से किसकी सेना ने इनकार कर दिया? तो सिकंदर। लिखा है किस बिल के बिना सरकार भारत के सामूहिक कोष से पैसा निकाल सकती है, ठीक है, ये लिखा है ना आपको कि किस बिल के बिना, ठीक है, सरकार भारत के सामूहिक कोष से पैसा निकाल सकती है? साधारण विधेयक, विनियोग विधेयक, धन विधेयक या वित्तीय विधेयक। तो इसका सही आंसर आप बताओ क्या है? तो सही आंसर क्या होना चाहिए इसका? तो वो है आपका विनियोग विधेयक। क्या है? कौन सा है? विनियोग विधेयक है। ये ध्यान रखिएगा, विनियोग विधेयक ये किस अनुच्छेद में, ये पूछा गया सवालों में है। अगर अनुच्छेद की बात करेगा कि ये किस अनुच्छेद में, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? 114। कौन सा है? तो 114 आर्टिकल। तो अनुच्छेद 114 में ध्यान रखिएगा किसके बारे में उल्लेख है? तो विनियोग विधेयक के बारे में। तो सरकार क्या कर सकती है कि इसके बिना भी सामूहिक कोष से पैसा वो निकाल सकती है, ठीक है। आपने संचित निधि पढ़ा था, संचित निधि किस में था? बताओ जरा। संचित निधि किस अनुच्छेद में था? तो संचित निधि था कितना? 266(1). और आकस्मिक वाला किस में था? तो 267। कौन सा? 267 था। तो आज हमने 50 क्वेश्चनों की श्रृंखला हमने क्या कर ली? कंप्लीट कर ली है, जो आरपीओ की आप एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो आपको आगे मिलता रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।